नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुजरात अभी तक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ करती थी, उसमें एक नया पेज अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में उन्होंने तख्ता पलट किया, क्या गुजरात में भी कर सकते हैं? अभी तक का जो माहौल है उसको जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, लगातार अरविंद केजरीवाल दौरा कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दे दी है। हम देख रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो भी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां पर ज्यादा एक्टिव है। क्या कुछ चल रहा है, क्या इनसाइड स्टोरी? आपको इनसाइड स्टोरी बताऊं उसके पहले एक वाकया बताता हूं कि पिछला चुनाव साल 2017 का था और सूरत में हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ की सभी सीटों पर बड़ा ही विरोध भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि नोटबंदी थोड़े दिनों पहले हुई थी और आप जानते हैं टेक्सटाइल के लिए सूरत जाना जाता है। और वहाँ एक तो वो वोट्स हैं जो कि वहाँ गुजरातियों के हैं, एक वो माइग्रेंट वर्कर्स के वोट हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से वहाँ काम करने के लिए जाते हैं और वहीं बस गए हैं, गुजराती भी बोलते हैं और अपनी भाषा भी बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है यहाँ, तो उनकी तरफ से बड़े बड़े नेता पहुंचे और उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी, और कहा जाता है कि एक रात की बैठक उन्होंने की कारोबारियों से और सब कुछ पलट गया। 16 की 16 सीटें सूरत शहर से वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और नतीजा सबों के सामने वो जीत हुई। आप ये समझिए कि 182 सीटों वाले गुजरात में सरकार बनती है 92 पर, आपको लाना है इतना सीट। अब उसमें 99 आया है पिछली दफा। अगर वो 16 सीट में से 10-12 सीट नहीं आते भारतीय जनता पार्टी को, तो आप ये समझिए कि कहीं बहुत बड़ा उलटफेर तो ना हो जाता सूरत की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि इतना विरोध का आलम और उसके बाद एक एक सीट जीत जाना, उस वक्त बहुत लिखा गया और कहा गया कि ये कैसे हो गया अचानक। और मुझे याद है हार्दिक पटेल, उस वक्त उनका राजनीतिक कद जो था वो आज की तुलना में बहुत ज़्यादा था और पटेल समुदाय जो कि बड़ा ही एक प्रभावशाली समुदाय है गुजरात में, उसके वो नेता थे और सबों ने तय कर लिया था पटेल बिरादरी में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। और ऐसे में वो कांग्रेस की तरफ हार्दिक पटेल का आना और कांग्रेस के लिए प्रचार करना, कांग्रेस ने भी वो जो उसकी एक सीमा बन गई थी 50, 55, 60 सीटें, वो सीमा तोड़ती हुए वो 77 सीटों पर पहुंच गई। और इस प्रकार हमने देखा कि डबल डिजिट में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आ गई। जब वहाँ नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा 2002 में, 2007 में, 2012 में ट्रिपल डिजिट में रहे वो, लेकिन 99 पर आ गए। क्या वो एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से लगातार सीटें कम हुई? थोड़ी ही सही लेकिन कम हुई। ये प्रश्न आपका पहले प्रश्न के जवाब के तौर पर सामने आ जाता है। अगर बात एंटी इनकम्बेंसी की थी पिछली दफा, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी था जो नतीजों के रूप में सामने आया था, तो फिर जाहिर है कि इस बार 27 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में, और एंटी इनकम्बेंसी अगर पिछली दफा था तो जाहिर है कि इस बार और भी ज्यादा होगा। और ऐसे में जबकि पिछली बार तो 22 साल ही पूरे हुए थे, इस बार 27 साल पूरे होने जा रहे हैं। और शायद वही वजह थी कि पिछले सितंबर में आपने देखा कि न केवल मुख्यमंत्री बदले गए बल्कि गुजरात में बड़ा हिस्सा कैबिनेट का भी बदल दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी को काटने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने साल वहां रहे गुजरात में, उनका एक तरीका था, वो चुनाव के पहले विधायक बदल दिया करते थे। अगली दफा कौन लड़ेगा ये उस सीट से बदल देते थे, तो स्थानीय लोगों का जो गुस्सा होता है ज्यादातर उस विधायक के खिलाफ होता है, हमारी बात नहीं सुनता, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, तो वो नया चेहरा गुस्सा ही खत्म कर देते थे, नए चेहरे ले आते थे। तो पिछली बार कुछ ऐसा उन्होंने किया कि न केवल विधायकों को बदला या मंत्रियों को बदला बल्कि मुख्यमंत्री ही बदल दिया। आपको याद होगा विजय रूपाणी थे और उन्हें बदल दिया गया। देखिए, साल 1985 में एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था। गुजरात की 182 सीटों में से 149 सीटें
माधव सिंह सोलंकी लेकर आए थे। कांग्रेस की सरकार बनी थी और कहते हैं कि एक उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था खम का, जिसमें कि क्षत्रिय भी थे, जिसमें कि हरिजन भी थे, जिसमें कि आदिवासी थे और मुस्लिम, KHAM खम। और इस तरह से उन्होंने एक कॉम्बिनेशन जो तैयार किया था, उसका नतीजा था आज कि उन्हें 149। नरेंद्र मोदी जब तक वहां मुख्यमंत्री रहे, इस रिकॉर्ड को वो भी ब्रेक नहीं कर पाए। उनके जो आंकड़े थे 127 पहली दफा 2002 में जब लड़े, उसके बाद 2007 में जब लड़े तो 117 हो गया, और फिर जब 2012 में लड़े तो 115 हो गया। उनके भी नीचे ही आए, ऊपर नहीं बढ़े। तो अब ये बात तो है कि एक फटीग है वहां, एक थकान है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि ट्रेडर्स के साथ बहुत ही उसका राफ्ता है, और ऐसे में जबकि गुजरात एक ट्रेडिंग स्टेट माना जाता है, तो क्या बार बार यही वजह है कि गुजरात हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाता है? और क्या केवल ट्रेडर्स है वहां पे? अगर ऐसा है तो फिर 55, 60, 65 ये सीटें कांग्रेस को हमेशा कैसे आ जाती हैं? क्या वहां पर दलित, गरीब, ट्राइबल्स नहीं है? जी बिल्कुल हैं। और क्या इनके वोट्स उस तरह से संगठित नहीं है जिस तरह से होने चाहिए? क्या गांव में, क्या शहरों में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? शायद इन सब चीजों पर एक रिसर्च के बाद वहां पर आम आदमी पार्टी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह से यूपी बिहार की राजनीति वो जातिगत ज़्यादा नज़र आती है, वहाँ पर जातिगत गोलबंदी जो है वो ज़्यादा होती है, वैसे ही गुजरात में उद्योगपति जो हैं उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। उनको अपनी तरफ कर लीजिए आप, तो आप आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन केजरीवाल का हम जिक्र कर रहे हैं, केजरीवाल तो वही चीज़ लेकर दिल्ली में भी थे, पंजाब में भी गए, और तमाम स्टेट में जाते हैं, गुजरात भी वहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा 2 दिन पहले अंबाजी में थे, बनासकाठा में है, उत्तर गुजरात का ये इलाका है। और उत्तर गुजरात का इलाका, खासतौर पर जो राजस्थान से लगा हुआ इलाका है, वहाँ आदिवासी अच्छी संख्या में उस इलाके में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहां उनके बीच केजरीवाल की ये बातें असर कर रही हैं। फ्री बिजली, स्कूल्स खोल दूंगा, दवाइयां दूंगा। देखिए, गुजरात दूसरे राज्यों की तुलना में यकीनन बेहतर प्लेस्ड है। आप उसकी तुलना बिहार से नहीं कर सकते हैं। वो बहुत आपको सबल दिखेगा। वहां की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वहां की सड़कें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ऐसे ऐसे वहाँ पर उद्योग धंधे जो कि आपको बताएंगे कि गुजरात बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य है। लेकिन ये एक ऊपर से दिखने वाली चमक के नीचे क्या कोई अंधेरा भी है, और उस अंधेरे को टटोलने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, जिनको सही तरीके से आवाज़ अब तक कांग्रेस नहीं दे पाई है। अच्छा, मैं ये चीज़ दर्शक भी जानना चाहेंगे, मेरे अंदर भी उत्सुकता है इस बात को जानने की कि 2014 के चुनाव से पहले, केंद्रीय चुनाव से पहले जो बातें कही जा रही थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि गुजरात मॉडल, क्या वो असल में गुजरात मॉडल था, या फिर वो कई लोग कहते हैं वो फेक है? आप घूमे हैं, आपने देखा है वहाँ पर, क्या लगता है वो कोई मॉडल था, या फिर एक बनाया हुआ, मीडिया का क्रिएट किया हुआ, या फिर राजनीतिक दल का क्रिएट किया हुआ कोई एक मॉडल था जिसे सिर्फ दिखाया गया? देखिए, 1985 में कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी, या उसके पहले जब चुनाव लड़ती थी, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक याचक की तरह एक मौका गुजराती में मांगा करती थी। लेकिन दंगे हो गए 85 के, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, और 90 के दशक में सरकारें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बन गई। बड़े नेता थे केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ा, और 90 के दशक में बहुत मजबूत हो गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आधार वो हो गया हिंदुत्व। वो हिंदुत्व गोधरा के दंगे और उसके बाद जो स्थिति बनकर उभरी गुजरात में, गोधरा की घटना और उसके बाद दंगों की वजह से, उसने उस नैरेटिव को और कॉन्क्रिटाइज किया। तो मॉडल की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है। इसे आप
ऊपर से भले आपको लगता हो, दरअसल एक हिंदुत्व का मॉडल है जिसे गुजरात ने बखूबी अपनाया है, समझा है, वहां के सांस्कृतिक तरीके से उसको अपनाया है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल नैरेटिव में जिस तरह से उसे तब्दील किया, उसको उसका फायदा हुआ है। अब आप पर कैपिटा के टर्म्स में कंपेयर करेंगे तो गुजरात शायद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की मोहताज नहीं रहा है, जहां तक सवाल उसकी समृद्धि का है, अगर उसकी तुलना आप बिहार जैसे राज्य से कर देते हैं तो। नहीं, मैं पर कैपिटा इनकम पे ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो सबकी इनकम को एक कलेक्ट करके फिर बनाई जाती है। कोई ज़्यादा अमीर है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो उलटफेर है यही सबसे ख़राब है कि कुछ के पास खाने को नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है, वो हर वक्त जो है अमीरी में रईसी में रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो गरीबी जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, वही गरीबी अगर गुजरात में भी है, वैसे ही लोग वहाँ पर हैं, उसी स्थिति में जी रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा उनको मजबूत कर देती हैं चुनावी तौर पर भी देखें अगर। तभी तो फ्री लेने के लिए लोग तैयार होते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पर फ्री की जरूरत है लोगों को, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रेवड़ी है, अरविंद केजरीवाल वहां पर फ्री बिजली बांट रहे हैं, फ्री स्कूल, फ्री दवाएं, बेरोजगारी भत्ता, ये तमाम चीजें दे रहे हैं। और अब तो कांग्रेस ने भी यही बोलना शुरू कर दिया है, उनके राहुल के गारंटी वाले आने लगे हैं, उनमें भी बहुत कुछ फ्री है। तो कहीं ना कहीं कोई एक आबादी है जिसको कि फ्री की जरूरत है। एक मुझे तो ये बहुत बड़ी आबादी लगती है। आप ये आप क्योंकि कह सकते हैं। क्योंकि जब बीजेपी ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस देश की आबादी के आधे से ज्यादा लोगों को आप फ्री में देने की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कहते हैं हम समृद्धशाली और पता नहीं तमाम तरह की बातें करते हैं। आपको जरूरत हाँ। है, आप वो जनता जो है वो चाहती है कि उसे मिले, और इसीलिए उसका नवा अध्याय अभी कैबिनेट ने 2-4 दिनों पहले पास किया है। हाँ। जो कि बस कोरोना काल के लिए आया था, उसे हटाया नहीं जा रहा फिर से है, बढ़ा दिया और गया। गुजरात उसका लाभ न ले रहा हो ऐसा तो है नहीं। हाँ? जितनी भी योजनाएं हैं, तो देखिए आर्थिक विषमताएं गुजरात की भी एक सच्चाई है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ट्रैक्शन मिल रहा है, ये हकीकत है। पर अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने वो शुरुआत की थी। अरविंद केजरीवाल दरअसल वहां पर उस फॉल्ट लाइन पे प्ले कर रहे हैं कि एक समृद्धशाली वर्ग है जिसे भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट करती है, जो शहरों में रहता है। ये एक शायद हकीकत भी है गुजरात की राजनीति की कि कभी भारतीय जनता पार्टी आपको अहमदाबाद में हारती हुई नहीं दिखेगी, कभी वो सूरत में हारती हुई नहीं दिखेगी, कभी वडोदरा में हारती नहीं दिखेगी, वो बड़े शहरों में हारती हुई आपको नहीं दिखेगी, राजकोट में, जामनगर में हारती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन गांव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है, और वहां पर कांग्रेस अब तक जीतती आई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शहरों में जो है वहां हिट न करके गांव में घुसने की कोशिश कर रही है, और मुफ्त का जो एक वादा है वो दे करके उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि वहां कमजोर आर्थिक रूप से गरीब आबादी रहती है। लेकिन अगर शहरों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रह जाती है तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। वो हो सकता है कि कांग्रेस को कमजोर कर दे आम आदमी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शहरी बेस है, अगर 6-7 शहर में वो अगर सीटें 20-20, 15-15 जीत जाती है तो उसके पास मेजॉरिटी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने कई बार बात की, उत्तर प्रदेश के टर्न में ही बात की, बिहार के टर्न में बात की कि जब 3 लोग आ जाते हैं कंपटीशन में तो बीजेपी का फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिसे कमज़ोर करेंगे वो होगी कांग्रेस, उसके वोट ट्रांसफ़र होंगे अरविंद केजरीवाल को या फिर आम आदमी पार्टी को, बीजेपी उसका लाभ उठा लेगी। ये एक सीधा एजम्पशन है, ये एक सीधा एजम्पशन है, और शायद ऐसा बहुत हद तक होगा भी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सक्रियता जो है वो केवल गांव में नहीं है, शहरों को हिट कर रही है, और इस तरह से वो इस बात को महसूस कर रही है कि शहरों में भी एंटी इनकम्बेंसी है, एक फटीग है। देखिए, अगर उसे कांग्रेस को हिट करना होता तो उसके आइटिनरी में केवल गांव होते या ग्रामीण क्षेत्र होते, ट्राइबल एरियाज होते, लेकिन वो गांव शहरों में भी जा रही है। उसे ये लग रहा है कि दुधारी तलवार के तौर पर इस बार काम किया जा सकता है,
और भारतीय जनता पार्टी की चिंता की वजह यह है कि शहरों में भी अरविंद केजरीवाल को भीड़ मिल रही है। अब ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी? थर्ड फ्रंट अमूमन सफल नहीं हो पाया है। गुजरात की राजनीति उस बात की गवाह है। यहां तक कि गुजरातियों ने भी अगर थर्ड फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश की, शंकर सिंह वाघेला की राजनीति उसका एक उदाहरण है, लेकिन सफल नहीं हुए। तो क्या इस बार सफल होंगे? ये प्रश्न अपने आप में है, क्योंकि थर्ड फ्रंट की राजनीति आप करने की कोशिश अगर अरविंद केजरीवाल के पैटर्न को देखें तो उन्होंने गोवा में की, सफल नहीं हुए। उत्तराखंड में की उन्होंने, वहां भी सफल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यही आपस में लड़े और एक को जीत मिला। हाँ, ये जरूर है कि इन जगहों पर कांग्रेस के वोट काटे आम आदमी पार्टी ने और फायदा भारतीय जनता पार्टी का हुआ। तो क्या यही होने जा रहा है? बहस अब इस पे आ गई है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव में भी वोट मिलने वाले हैं केजरीवाल को और शहर में भी मिलने वाले हैं, लेकिन इतना नहीं मिलने वाला है कि चीजें निर्णायक हो जाएं, क्योंकि अभी तक उनकी जो सफलता है वो ज्यादातर सफलता जो है वो म्युनिसिपैलिटी और नगर पालिका के चुनाव में है। काडर की बात करिए हिमांशु, और पाएंगे आप कि काडर नहीं है। कोई पार्टी 27 सालों से शासन कर रही है, आप उसका काडर बेस इमेजिन कर सकते हैं कितना स्ट्रांग होगा, कैसे वो छाई हुई होगी हर बूथ बूथ पर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। कांग्रेस जो लगातार विपक्ष के तौर पर 55, 60, 77 ऐसी सीटें लेती रही है, उसकी अपनी एक मजबूत पकड़ है। तो इन दोनों के बीच में कुछ महीनों की राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के करिश्मा के जरिए क्या इस बार सब कुछ उलटफेर कर देगी? पंजाब एक उदाहरण है हमारे पास, बहुत बड़ा उदाहरण इसलिए क्योंकि कांग्रेस अगर वहां कमजोर हुई तो बीजेपी को एज अ ऑप्शन नहीं चुना गया। तो गुजरात में अगर बीजेपी कमजोर होती है तो एज अ ऑप्शन अरविंद केजरीवाल आते हैं, ना कि कांग्रेस आती है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, पर जो स्थिति थी कांग्रेस की पंजाब में, वो स्थिति तो अपना माखौल उड़ाने वाली थी। उन्होंने अपने आप को विकल्प के पोजीशन से रूल आउट कर दिया था। उन्होंने खुद कहा था कि हम विकल्प नहीं है। इस स्थिति में आ गए थे वो, सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई। यहाँ एक मजबूत शक्तिशाली कांग्रेस लड़ती है, उसके पास एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, पर समस्या ये है कि उसे जीत नहीं मिलती है। अब ये जीत जो नहीं मिलती है और एंटी इनकम्बेंसी वोट भारतीय जनता पार्टी के अगर शेयर हो जाते हैं, अगर गैर भाजपा वोट दो हिस्सों में बंट जाते हैं, तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी का होता है, इसको डिनाई आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, संपूर्ण वोट का ट्रांसफर अगर कांग्रेस का हो जाता है तो फिर ये जो करिश्मा है अरविंद केजरीवाल का, ये करिश्मा अपने आप में असर दिखा सकता है। पर मेरा आकलन यही कहता है कि पंजाब में भी, जिसका उदाहरण आप दे रहे हैं, पहली लड़ाई में विपक्ष ही बन पाई थी आम आदमी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार उसे हिला देना, ये थोड़ी दूर की कौरी अभी नजर आती। तो कुल मिलाकर इस बार का जो चुनाव गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वो इसीलिए कि अपनी रिप्रेजेंटेशन वो दे पाए, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा पाए, जीत हार के लिए नहीं इस बार। अगर मान लीजिए कि हम ये मानकर चलें कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स हैं, जो कि हैं गुजरात में, सब कुछ गुजरात मॉडल के अनुसार है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अच्छी संख्या में वोट है, पर वो वोट बैंक अगर डिवाइड हो जाता है, कुछ केजरीवाल के अट्रैक्शन में केजरीवाल को देता है और कुछ जो है वो कांग्रेस का एक पारंपरिक व्यवस्था है वहां पे, और उस व्यवस्था को तोड़ना बहुत आसान नहीं है, उसे देता है, तो ये गैर भाजपा वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी के अनुसार सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर एक तरफा कोई लहर बह जाती है और वो केजरीवाल के पास आ जाते हैं सारे वोट, तो उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे संशय इसलिए लगता है क्योंकि कोई काडर नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई बूथ स्ट्रक्चर नहीं है, और केवल केजरीवाल का करिश्मा है और वादे हैं फ्री के। तो चड्ढा जी को इसीलिए तो भेजा गया है कि अब यही काम संभालिए। ठाकुर चड्ढा जी को अगर वहाँ भेजा गया है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा गया है, और वो वहाँ कितना करिश्मा वो दिखा पाते हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ होगी। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि गुजरात चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस तो नज़र नहीं आ रही कहीं पर, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है ये चुनाव, हम ये समझ पा रहे हैं अभी से। तो ऐसे में कौन कितना मजबूत अभी से आपको नजर आ रहा है, किसके वादों में कितना दम नजर आ रहा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए रहने वाली है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। संजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।